तो नमस्कार भाई लोगों, आज हम शुरू करने वाले हैं अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 2। लास्ट लेक्चर तक हम बात कर चुके थे कि हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। आज हम थोड़ी सी और आगे बात करने वाले हैं, है ना। तो बेसिकली लेक्चर नंबर 2 शुरू करने से पहले मैं आपको अपने पढ़ाने का तरीका बता दूं। पहले अपन यहां से लेके यहां तक बोर्ड भर देंगे, ठीक है। और जब अपन बोर्ड भर रहे होंगे तब आपको मेरे साथ अपनी कॉपी भरनी है। फिर उसके बाद कॉपी पेन आप साइड रखेंगे और अपन दोनों साथ मिलके समझेंगे कि बोर्ड में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं लेक्चर। लेक्चर 1 में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तक डिस्कस कर लिया था अपन लोगों ने, तो अब और आगे डिस्कस करते हैं। तो आज का पहला टॉपिक क्या होने वाला है? चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन बहुत सिंपल चीज है, बस एक बार लिखवा रहा हूं कि आपकी कॉपी में ये भी रहे। मान लो मेरे पास कोई बॉडी है ए जो कि चार्ज्ड है और इसको मैंने कनेक्ट करा एक स्विच से। अब मैं इस स्विच को दोबारा कनेक्ट कर रहा हूं एक और बॉडी से जो कि अनचार्ज्ड है, बॉडी बी, ठीक है। अब अगर मैं इस स्विच को क्लोज करूंगा तो क्या होगा? बेसिकली चार्जेस फ्लो कर जाएंगे, बॉडी ए से बॉडी बी पे जो चार्जेस है वो फ्लो कर जाएंगे, ठीक है। और कब तक चार्जेस फ्लो करेंगे? जब तक बॉडी ए का पोटेंशियल और बॉडी बी का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता, ठीक है। अब आप लोग सोचेंगे कि पोटेंशियल क्या होता है, तो मैं कहूंगा यार पोटेंशियल हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से बहुत डीप में जाके अपन लोग पोटेंशियल डिस्कस करने वाले हैं कि पोटेंशियल क्या होता है, उसके अच्छे अच्छे सवाल लगाएंगे। अभी बस आप इतना जान लो कि अगर हम एक चार्ज्ड बॉडी को एक अनचार्ज्ड बॉडी से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो चार्जेस का फ्लो हो जाता है, चार्जेस फ्लो करने लगते हैं। और कब तक फ्लो करते हैं? जब तक दोनों बॉडीज के पोटेंशियल आपस में बराबर नहीं हो जाते, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद जैसे ही अपन ने स्विच क्लोज करी तो उसके बाद का एक और डायग्राम बना लो। एक दो तीन, एक दो तीन, ठीक है। पहले इसमें 6 थे प्लस प्लस, अब इसमें 3 हो गए और इसमें 3 हो गए, ठीक है ना। ये मैं बेसिकली बस एक रिप्रेजेंटेशन के लिए ये मैं आपको बता रहा हूं कि प्लस प्लस 6 है, ठीक है। ये नंबर ऑफ चार्जेस मैं काउंट नहीं कर रहा, ये बस मैं एक रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। बहुत सिंपल चीज है। चलो इसे तो यही खत्म करते हैं। अब मेन चीज और बढ़िया वाली चीज तो अब आती है, ठीक है। क्या है अब अगली चीज? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन in an isolated conductor, in an isolated conductor, ठीक है। नोट करते रहना आप लोग मेरे साथ। ठीक है, ये डायग्राम बना लेना। ये एक आइसोलेटेड एन आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर, ठीक है। एक आइसोलेटेड चार्ज्ड कंडक्टर है। अच्छा, अब अगर मैं इस आइसोलेटेड चार्ज्ड कंडक्टर को चार्ज देता हूं तो वो चार्ज इस कंडक्टर के ऊपर कैसे, किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट होगा, अब वो हम एक बार देखते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना कि मैं इस आइसोलेटेड कंडक्टर पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार करता हूं, है ना। डायग्राम भी ध्यान से देखना बहुत, और डायग्राम मैं जैसा बनवा रहा हूं आप वैसा ही बनाना, ठीक है। तो यहां पे जो चार्जेस होंगे वो कुछ ज्यादा ही होंगे, यहां पे थोड़े कम चार्जेस होंगे, यहाँ पे फिर थोड़े से ज्यादा
चार्ज डेंस होगा, यहां पे फिर थोड़ा चार्ज जो है कम होगा। अच्छा, अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कारण मैं आपको अभी बताने वाला हूं थोड़ी देर में। बहुत मस्त टॉपिक है ये, ठीक है, इसे समझना काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके बेसिस पे काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो देख लो, पहले लिख लो इसकी डेफिनेशन क्या है। हियर द सरफेस चार्ज डेंसिटी, द सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो कि क्या होती है, कूलम पर मीटर स्क्वायर, remain inversely proportional to the local radius of curvature, local radius of curvature of the body at any point, ठीक है। तो अगर मैं इन सारी लाइंस को एक फॉर्मूले के फॉर्म में लिख दूं तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये जो मैंने ये लाइंस लिखी है इतनी सारी, इन सारी लाइंस का निचोड़ है इस फॉर्मूले में, ठीक है, और इसे समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका क्या होगा, ये होगा आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये क्या है, ये आपका है लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर, लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों ने मेरे साथ यहां से यहां तक ये पूरा नोट कर लिया होगा। अब हम इसे समझना शुरू करते हैं, ठीक है। मैंने सिर्फ इतना क्यों रफ करा, क्योंकि मुझे आपको ये चीज समझानी है कि ये सब मैंने क्या लिखा हुआ है। तो पहले तो आप ये समझो कि ये अपना लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ठीक है। तो मान लो मैंने यहां पे कोई एक रैंडमली शेप्ड एक बॉडी ले ली, ये मैंने एक रैंडमली शेप्ड बॉडी ले ली यहां पे, ठीक है। अब मैं इस बॉडी का कोई भी एक छोटा सा पॉइंट लूं। अब अगर मैं इस बॉडी का कोई भी छोटा सा पॉइंट लेता हूं, क्या ये छोटा सा पॉइंट कर्व्ड शेप में होगा, क्योंकि एक रैंडमली शेप्ड बॉडी है, ठीक है। तो क्या इस बॉडी का एक छोटा सा पॉइंट भी कर्व्ड फॉर्म में ही होगा, है ना। हाँ बिल्कुल, कर्व्ड फॉर्म में ही होगा, ठीक है। तो अब अगर मैं इस छोटे से पार्ट को लेके एक सर्कल बना दूं, ठीक है, इस छोटे से पार्ट को मैं आगे एक्सटेंड करता हूं और एक सर्कल बना देता हूं, तो क्या ये सर्कल बन जाएगा, क्या ये सर्कल बनाना पॉसिबल है। मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि ये इस पर्टिकुलर बॉडी का एक छोटा सा कर्व्ड पार्ट है ना। अब अगर मैं उस कर्व्ड पार्ट को आगे एक्सटेंड कर दूं तो वो एक सर्कल बना देगा, है ना। अब ऐसे ही इस बॉडी में बहुत सारे छोटे छोटे कर्व्ड पार्ट्स होंगे, ठीक है, और अगर मैं उन कर्व्ड पार्ट्स को आगे एक्सटेंड करता हूं, ठीक है, तो क्या वो मुझे बहुत सारे सर्कल्स बना के देंगे। मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल बना के देंगे। मान लो मैंने ये एक छोटा सा पॉइंट लिया, इसको मैं आगे बढ़ाता हूं तो एक सर्कल बनाएगा। अच्छा, अब मैं ये एक छोटा सा पॉइंट लेता हूं तो ये शायद एक छोटा सर्कल बनाए। अब मैं यहां लेता हूं तो ये शायद और छोटा सर्कल बनाए। मैं इस पॉइंट को लेता हूं तो ये शायद एक बड़ा सर्कल बना दे, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, मैंने एक रैंडमली शेप्ड बॉडी ली, मुझे इसके शेप का साइज का कुछ नहीं पता, ठीक है, और मैंने
उस बॉडी का एक छोटा सा हिस्सा लिया और उस हिस्से को मैं आगे फर्दर एक्सटेंड कर रहा हूं। तो जब मैं उसे एक्सटेंड कर देता हूं फर्दर, तो मैं देखता हूं वो एक सर्कल बना देता है। ठीक है, वो एक सर्कल बना देता है। अभी मैंने ये आपको आधा आधा सर्कल बना के जस्ट समझाने के लिए दिखाया है, बाकी ये पूरे सर्कल बनेंगे यहाँ। ठीक है ना, ये कंप्लीट सर्कल बनेंगे। अच्छा, अब अगर मैं इस तरह के सर्कल्स, ठीक है, बॉडी के हर एक पॉइंट से बना सकता हूं, तो क्या उन सर्कल्स का कुछ रेडियस होगा? मैं कहूंगा हाँ यार, रेडियस तो होगा। इसका रेडियस होगा R1, इसका रेडियस होगा R2, इसका रेडियस होगा R3, इसका रेडियस होगा R4। ठीक है, मतलब मैं एक पर्टिकुलर बॉडी में जितने भी पॉइंट्स लेके सर्कल्स बनाऊंगा, ठीक है, जितने भी पॉइंट्स लेके मैं सर्कल्स बनाऊंगा, उन सारे सर्कल्स का जो रेडियस होगा वो डिफरेंट होगा। और इन्हीं रेडियस को या इन्हीं रेडियाई को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। उस पर्टिकुलर पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर हम इन्हीं को कहते हैं। ठीक है, यहां पे मैंने एक वर्ड यूज करा है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। यहां मैंने लोकल इसीलिए लिखा है क्योंकि मैं यहां जिस भी पॉइंट को लूंगा, ठीक है, वो पॉइंट एक सर्कल बना देगा और उस सर्कल का जो रेडियस होगा उसी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। ठीक है, तो ये इस पॉइंट के लोकल हो गया ना, मतलब, है ना, इसीलिए मैंने यहां एक लोकल वर्ड यूज करा है। ये लोकल वर्ड यूज करना यहां इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि मैं अगर मेरे पास कोई एक रैंडमली शेप्ड बॉडी है, उसके मैं किसी भी पॉइंट को, अगर किसी भी एक छोटे से पॉइंट को उठाता हूं, उसको आगे बढ़ाता हूं, तो वो एक मेरा सर्कल बना देता है। ठीक है, अब उस सर्कल का जो रेडियस होता है उसी को अपन लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, है ना। तो किसी भी बॉडी के हर एक पॉइंट से मैं एक अलग सर्कल बना सकता हूं। ठीक है, और उन सारे सर्कल्स के जो रेडियस होंगे, क्या वो अलग होंगे? हाँ, अलग होंगे। तो इसीलिए मैं यहां लोकल वर्ड यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो बस खत्म कहानी। यही होता है अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो यहां पे भी अगर आप इस बॉडी में, इस पर्टिकुलर बॉडी में अगर आप देख पा रहे हो, तो अगर मैं यहां कोई सर्कल बनाता हूं, इस पॉइंट को लेके मैं कोई सर्कल बनाता हूं, तो जो सर्कल है वो काफी छोटा बनेगा। इस पॉइंट को लेके अगर मैं कोई सर्कल बनाता हूं तो ये सर्कल काफी बड़ा बनेगा, है ना। और अगर मैं यहां कोई सर्कल बनाता हूं तो ये शायद और बड़ा बन जाए। तो देख पा रहे हो, अपने पास एक रैंडमली शेप्ड बॉडी है, उसके हर पॉइंट पे, ठीक है, एक अलग सर्कल बन रहा है ना। तो अलग सर्कल बन रहा है, तो क्या उन अलग सर्कल्स का रेडियस ऑफ कर्वेचर या उन सर्कल्स का जो रेडियस है क्या वो अलग होगा? मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल अलग होगा साहब, रेडियस अलग होगा। तो क्या रेडियस अलग होगा तो क्या सरफेस चार्ज डेंसिटी भी अलग होगी? मैं कहूंगा हाँ, सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग होगी। यही तो रूल कहता है कि जिस भी पॉइंट पे, किसी आइसोलेटेड कंडक्टर के जिस भी पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा, वहां सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो ज्यादा होगी। तो देख पा रहे हो, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वो आपका कम है। दैट्स वाई यहां पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो ज्यादा है। ठीक है, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो ज्यादा है, इसीलिए जो आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कम है ना। यही बेसिकली आपका रूल कहता है। अच्छा, अब काफी लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा, और मेरे भी मन में ऐसा डाउट आया करता था जब मैं 12th में था, कि यहां पे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी ही क्यों डिफाइन कर रहे हैं? क्या हम यहां वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं ले सकते? हम यहां वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं ले सकते? किसकी जगह? सरफेस चार्ज डेंसिटी की जगह। तो मैं कहूंगा नहीं यार, तुम यहां पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं ले सकते। इसका रीजन मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूं, लेकिन पहले मैं आपको यह बता दूं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी होती क्या है। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती क्या है? ठीक है, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। मतलब एक
यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, उसको अपन लोग क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना। अरे जैसे आप लोगों ने 9th या 10th में पढ़ा होगा डेंसिटी ऑफ वाटर, क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम का क्या मतलब है कि एक वॉल्यूम में हम कितना पानी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। यूनिट का मतलब ही होता है एक, ठीक है। तो पानी की डेंसिटी जैसे अगर आपको याद हो तो क्या होती है, ऐसा यूनिट में क्या होती है पानी की डेंसिटी, 1000 kg पर मीटर क्यूब। अच्छा, अब अगर सीजीएस यूनिट में बात करें तो पानी की डेंसिटी क्या होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका क्या मतलब है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में, ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में हम 1 ग्राम पानी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। 1 ग्राम पानी हम स्टोर कर सकते हैं। और अगर मैं इसी को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर दूं तो क्या होगा, 1000 kg पर मीटर क्यूब। इसका क्या मतलब है कि मैं 1 मीटर क्यूब में 1000 किलो पानी स्टोर कर सकता हूं। अच्छा, अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि भैया हमें तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि आप ये बोल क्या रहे हो, ये 1 मीटर क्यूब में 1 किलो पानी स्टोर करना, इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है। अच्छा, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा, इतना तो आपको याद ही होगा कि पानी की जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। इतना तो आपको याद होगा। अब मैं आपको इसे एक्सप्लेन कर देता हूं थोड़ा सा, ठीक है। 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये पर मीटर क्यूब का क्या मतलब है, पर मीटर क्यूब का मतलब है 1 मीटर क्यूब। अच्छा, अब 1 मीटर क्यूब कैसे बनता है, 1 मीटर क्यूब कैसे बनता है, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, है ना। 1 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर बराबर 1 मीटर क्यूब, ऐसे ही बनेगा आपका 1 मीटर क्यूब। अच्छा, अब अगर आपको याद हो तो आपने 9th क्लास में पढ़ा था वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब, ठीक है, साइड का क्यूब। तो बेसिकली ये हमारा एक वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहां पे एक क्यूब ले लेता हूं, यहां पे मैं एक क्यूब ले लेता हूं जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट 1 मीटर है, जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट जो है वो 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है और ये भी 1 मीटर है, ठीक है। अगर मैं एक ऐसा क्यूब बना लेता हूं जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट 1-1 मीटर है, ठीक है, तो उसके अंदर मैं पानी अगर भरना शुरू करूंगा, तो अगर मैं उस पर्टिकुलर क्यूब के अंदर पानी भरना शुरू करूंगा और मैं उस पानी के मास को नापता हूं, तो वो पानी मेरा 1000 किलो मिलेगा मुझे, ठीक है। मैं 1 मीटर क्यूब के डिब्बे में मैं 1000 किलो पानी भर सकता हूं, ठीक है। तो ये होती है डेंसिटी का असली मतलब, या ये होता है डेंसिटी का असली मतलब, है ना। वैसे ही यहां पे ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या लिखा मैंने, कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे, ठीक है, एक ऐसा पेपर ले लेता हूं मतलब एक ऐसा स्क्वायर ले लेता हूं जिसकी साइड की लेंथ, जिसके साइड का लेंथ है 1 मीटर, ठीक है। मैं एक ऐसा पेपर ले लेता हूं जिसके साइड का जो लेंथ है 1 मीटर है, 1 मीटर नीचे से 1 मीटर इधर से, ठीक है। तो क्या उसका सरफेस एरिया 1 मीटर स्क्वायर होगा, हाँ 1 मीटर स्क्वायर होगा। तो यहां पर मीटर स्क्वायर का मतलब भी 1 मीटर स्क्वायर ही है, पक्का 1 मीटर स्क्वायर ही है, ठीक है। तो यहां पे बस यही होता है कि 1 मीटर स्क्वायर के पेपर में मैं कितना चार्ज स्टोर कर सकता हूं, वही होती है अपनी क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहां तो मैंने खैर पेपर ले लिया, पेपर में तो खैर चार्ज हम स्टोर ही नहीं कर सकते। 1 मीटर स्क्वायर की मान लो मैं कोई एक मेटल शीट ले लेता हूं, उसके अंदर मैं कितना चार्ज स्टोर कर सकता हूं, ठीक है, वही होता है मेरा सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। वैसे ही होती है कुछ अपनी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, है ना। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी और डेंसिटी आपका क्लियर हो गया, ठीक है, तो आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी क्लियर हो ही जाएगा। तो अगर नहीं हो रहा क्लियर तो मैं बेसिकली आपको बता दूं कि 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में आप कितना चार्ज स्टोर कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं आपको एक डिब्बा दे दूं, ठीक है, कोई भी डिब्बा दे दूं जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट 1-1 मीटर है, ठीक है, जैसे कि ये डिब्बा है, तो इस डिब्बे में आप कितना चार्ज स्टोर कर लेंगे, ठीक है, उसी को अपन कहेंगे क्या, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। उसी को अपन कैसे डिफाइन करते हैं,
वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के रूप में हम लोग उसे डिफाइन करते हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है ना। और मैंने आपको लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर तो क्लियर कर ही दिया है ना। तो चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो मैं आपको एक क्वेश्चन पे छोड़ गया था कि हम यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ही क्यों लेते हैं, क्या हम यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं डिफाइन कर सकते? तो मैं कहूंगा यार नहीं डिफाइन कर सकते। इसका कारण क्या है? लेक्चर 1 में मैंने आपको एक्सप्लेन करा होगा कि जब भी हम किसी मेटल को, ठीक है, अगर हम किसी मेटल को चार्ज करते हैं, मान लो हमने उस मेटल के अंदर चार्ज ट्रांसफर कर दिया, उसके अंदर ही चार्ज हम सारा ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, तो भी म्यूचुअल रिपल्शन के कारण, ठीक है, रिपल्शन के कारण वो सारे चार्जेस आके अपने आप को मेटल के आउटसाइड सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ठीक है ना। वो सारे के सारे जो चार्जेस होते हैं रिपल्शन के कारण वो अपने आप को मेटल की आउटर सरफेस पे आके डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ठीक है। तो जब वो सारे चार्जेस मेटल की वॉल्यूम में ही नहीं रह सकते, ठीक है, जब वो सारे चार्जेस जो है वो मेटल की वॉल्यूम में ही नहीं रह सकते, तो हम किसी भी पर्टिकुलर मेटल के लिए या किसी भी पर्टिकुलर आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए, है ना, हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जब वो चार्जेस जो हैं उनके वॉल्यूम में टिक ही नहीं सकते। क्यों नहीं टिक सकते? भाई साहब रिपल्शन हो जाएगा, और रिपल्शन हो जाएगा, और हमें पता ही है कि जो चार्जेस होते हैं वो कंडक्टर्स के अंदर या मेटल्स के अंदर इजीली फ्लो कर सकते हैं, और उनमें रिपल्शन भी हो रहा है, तो क्या वो अपने आप को मेटल की सरफेस के बाहर जाके अरेंज कर लेंगे? अच्छा, मेटल की सरफेस के बाहर जाके क्यों अरेंज कर रहे हैं? रिपल्शन मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उससे ज्यादा दूर तो जा नहीं सकते। अब ऐसा तो है नहीं कि मेटल आपका इतना बड़ा है, ठीक है, और चार्जेस अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं यहां पे, ऐसे तो हो नहीं सकता, ठीक है। वो अपने आप, वो चार्जेस जो है अपने आप को जस्ट मेटल के आउटसाइड ही जाके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हम एक कंडक्टर के केस में या हम मेटल्स के केस में कभी भी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है वो डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। मेटल्स के केस में और कंडक्टर्स के केस में हम कभी भी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइन नहीं कर सकते। हम मेटल्स के केस में सिर्फ और सिर्फ सरफेस चार्ज डेंसिटी ही डिफाइन कर सकते हैं। और सरफेस चार्ज डेंसिटी मैंने आपको समझा दी कि 1 मीटर स्क्वायर के सरफेस एरिया वाले किसी मेटल शीट में, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर के सरफेस एरिया वाले किसी मेटल शीट में हम कितना चार्ज स्टोर कर सकते हैं, उसको ही हम क्या कहते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और अगर किसी को डेंसिटी क्लियर ना हो तो मैं उसे ये समझा दूं कि डेंसिटी क्या होती है। दोबारा एक बार आप लोग भूल गए होंगे, बार बार मैं भी भूल जाता था यार कि क्या होता है, तो मैं सोचता था काश कोई टीचर मुझे दोबारा बता दे कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि मेरी भूलने की आदत है, तो इसलिए मैं इसीलिए मैं आपको दोबारा एक बार रिपीट करवा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि जब मेरी भूलने की आदत होगी यार तो आप भी भूल ही जाते होगे, है ना। तो डेंसिटी का क्या मतलब होता है? मान लो मैं यहां एक एग्जांपल लेता हूं, 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो पर मीटर क्यूब का क्या मतलब है? 1 मीटर क्यूब। अच्छा, अब 1 मीटर क्यूब कैसे बनेगा? 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, ठीक है। अब आप लोग याद करो 9th क्लास का चैप्टर, ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है, जिसमें आप लोगों ने क्यूब का वॉल्यूम निकाला होगा। क्या होता है क्यूब का वॉल्यूम? साइड इंटू साइड इंटू साइड, ठीक है। तो ये भी कुछ वैसा सब नहीं दिख रहा, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, ठीक है। तो मैंने क्या करा, यहां मैंने एक 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेड्थ और 1 मीटर हाइट का मैंने यहाँ पे एक डिब्बा बना लिया। बेसिकली मैंने यहाँ एक क्यूब बना लिया, ठीक है। अब अगर मैं इस क्यूब में पानी भरना शुरू करता हूं ना, तो वो पानी मेरा 1000 किलो भर जाएगा भाई, ये होता है इसका मतलब, ठीक है। अब अगर मैं इस क्यूब में, ठीक है, जिसकी साइड 1 मीटर के बराबर है, इसमें अगर मैं पानी भरना शुरू करता हूं, ठीक है, पानी भर दिया मैंने, और अब मैं उस पानी का वजन नापता हूं तो मुझे वो 1000 किलो पानी मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये मतलब होता है किसका? डेंसिटी का ये मतलब होता है, ठीक है। तो डेंसिटी का मतलब अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो ये भी आपको आ ही गया होगा समझ में, है ना। तो चलो हम अपना लेक्चर आज का यहीं खत्म करते हैं।
आशा करता हूं कि आप लोगों ने सब अच्छे से नोट कर लिया होगा और जो मैंने समझाया वो अच्छे से समझ लिया होगा, क्योंकि मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है कि आप लोगों को हर एक चीज समझ में आ जाए। ठीक है, और मुझे जहां भी लगेगा कि आप पिछली चीज भूल गए होंगे, ठीक है, या कभी भी कोई मुश्किल चीज आएगी जो मुझे एक बार में याद नहीं होती, वो मैं आपको बार बार बताऊंगा, 2 या 3 बार बता दूंगा मैं लेक्चर में, है ना। तो जो बच्चे थोड़े से अच्छे होंगे, ठीक है, पढ़ने में, उनको थोड़ी बोरियत महसूस होगी, लेकिन जो थोड़े नॉर्मल बच्चे होंगे, मेरे जैसे जो थोड़े नॉर्मल बच्चे होंगे, है ना, उनको अच्छा लगेगा कि मैं बार बार उन्हें याद करवा रहा हूं, तो चीजें साथ के साथ याद हो जाएंगी। ठीक है, तो चलो हम अपना लेक्चर यहीं अब खत्म करते हैं, अब हम बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।